नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। यूपी में आज तीसरे चरण के लिए चुनाव हो रहे हैं। यूपी में जो सियासी लड़ाई गन्ना जन्ना से शुरू हुई थी, अब वो जाति पर आकर ठहर गई है। सवाल यहां पर यह है कि चुनाव से पहले सभी नेता विकास को मुद्दा बताते हैं, महंगाई पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन यूपी से जाति है कि जाति ही नहीं। अपराधियों को इन घोर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था। आ रहे हैं चुनाव के समय, अब देखिए उद्घाटन इनके प्रोजेक्ट के कब होते हैं। बड़े बड़े हवाई अड्डे बन रहे हैं, वहीं जेवर में हवाई अड्डे का उद्घाटन हो रहा है। तो चुनाव जैसे ही तीसरे चरण का खत्म होने जा रहा है, इनका नाम अपने आप बदल गया है। तीसरे चरण का मतदान, चौथे के लिए प्रचार अभियान। अंधेरे में रहने के लिए आपको मजबूर करने वाले लोग आज कहते हैं फ्री बिजली देंगे। काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, बाबा को भी कोई नहीं बचाता है। आतंकवाद पर आज भी आमने सामने। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है। तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। कोई आतंकवादी हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर आज और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी से चलती है। चौथे चरण से पहले जाति पर जंग। इन घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे। वो कहते हैं बरादरी का हमारा सब किसी ने छीन लिया है हमारा। तो किस बताइए आप, एक लॉ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर मुझे जिता दोगे आप तो अपनी बिरादरी के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे। हमारे यहाँ जाति देख करके कोई सुविधा तो नहीं दी जाती है ना। हमारे लिए तो हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी सम्मान किया। भाजपा जानती है कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मिलेंगे। भाजपा जानती है कि धर्म के आधार पर वोट मिलेंगे। एक ही कांग्रेस पार्टी है जो आपके सामने खड़े होकर विकास के आधार पर वोट मांग रही है। चुनाव में जाति क्यों नहीं जाती? जाति का गणित, किसकी होगी जीत? तो चौथे चरण से पहले जाति की गूंज जिस तरीके से दिखाई दे रही है चुनाव प्रचार के दौरान, उससे यही सवाल उठ रहा है कि क्या अब अगला चरण इसी मुद्दे पर होगा। और इसी को लेकर हम बात भी कर रहे हैं कि जाति आखिर उत्तर प्रदेश चुनावों से जाति क्यों नहीं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक करके मैं परिचय आपसे करा देती हूँ, हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर बद्री नारायण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर सीपी राय भी हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन जफर इस्लाम साहब, आप ही से शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि वैसे तो यूपी चुनावों का जब जब जिक्र होता है, इससे पहले भी ये कोई नई बात तो नहीं है कि जाति का जिक्र ना हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब महंगाई की बात होनी चाहिए, जब बात होनी चाहिए कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो, जब इस बात की बात होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त किस तरीके से प्रदेश हो, ऐसे में जाति है कि उत्तर प्रदेश से जाति ही नहीं, ये मजबूरी हो गई है क्या राजनीतिक दलों की? देखिए, आप पिछले 5 साल का इतिहास उठा के देखिए। हमने तो वही काम किया है। हमने किसी समाज को तोड़ा नहीं, बांटा नहीं, परिवार धर्म में या जाति में। हमने विकास का काम किया, विकास के नारे दिए, विकास पे एक जैसा सबके साथ बर्ताव किया, सबका साथ और सबके विकास के लिए, सबके लिए प्रयास किया है। और उसके साथ साथ जो एक और बात है कि बाकी पार्टियों का देखिए, उनका मकसद ही क्या है? समाज को तोड़ के राजनीति करना। हम तो समाज को साथ लेकर करना चाहते हैं। हमने समाज को साथ लिया है, समाज के लिए, समाज के हर वर्गों के लिए काम किया है और समाज के लिए समर्पित होकर काम किया है। इसलिए हमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि हम सबके लिए हैं और सबका भला करने के लिए है। लेकिन जो पार्टियां ये चाहती हैं कि किसी 2 वर्ग 3 वर्ग समाज को तोड़ के आगे चलेंगे, उनको वहां की जनता ही जवाब देगी। और पहले 2 चरण में उनको जवाब मिल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 और
उनको अगले 2 चरण में भी और जवाब मिलेगा तो फिर वो शांत हो जाएंगे, उनको एहसास हो जाएगा कि 7वें चरण जाने की जरूरत नहीं है। अब उनकी चरम सीमा यहीं तक थी और खत्म हो चुकी है। ठीक है डॉक्टर सीपी राय, क्योंकि महंगाई का मुद्दा, गन्ना जिन्ना से जिस तरह से शुरुआत हुई चुनाव, जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है डॉक्टर सीपी राय? आपकी आवाज पहुंच रही है, लेकिन चूंकि आपका फोन कट गया इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं सुन रही हूँ आपको जी, मेरे पास आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रही हूँ डॉक्टर सीपी राय, उत्तर प्रदेश में क्या जाति एक ऐसा मुद्दा है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता और इसीलिए राजनीतिक दल अब अपने चुनाव प्रचार में इसका जिक्र करने से नहीं चूक रहे हैं? शरीन, ये तो आजादी के बाद से बात शुरू हुई थी कि जात टूटनी चाहिए। जात और धर्म के झगड़ों ने बड़ा नुकसान किया देश का, और इन झगड़ों की वजह से देश गुलाम हुआ था। हमारे नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हमारे आदर्श और देश के आदर्श थे वो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो जात तोड़ो अभियान चलाया था, और उसके बाद ऐसी स्थितियां आई कि बहुत सारे लोगों ने नाम के आगे जात लिखना बंद कर दिया। चौधरी चरण सिंह ने एक बार कानून पास किया था जिसमें इंस्टीट्यूशंस के नाम के आगे जो जात लगी थी वो हट गई थी। जैसे मैं जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ा वो बलवंत राजपूत कॉलेज हुआ करता था, लेकिन वो राजा बलवंत सिंह कॉलेज हो गया। इस तरह का एक बड़ा अभियान चला। पढ़ाई के साथ हम लोग उम्मीद करते थे, जो हम लोग बहुत छोटी उम्र से एक्टिविस्ट रहे हैं, कि समय के साथ जात टूटेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जो जो पढ़ाई लिखाई बढ़ती गई और समय बढ़ता गया है, जातिवाद बढ़ता चला गया है। और जातिवाद समाज की एक सच्चाई है। हर जाति अपने लिए अपना हक चाहती है, और अपने हक को चाहने के लिए गोलबंद होती है। यह सच है कि जात के बजाय अगर वैचारिक और सैद्धांतिक लड़ाइयां हुई होती, राजनीतिक नेतृत्व विभिन्न दलों ने सैद्धांतिक आधार पर ही प्रशिक्षित लोगों को किया होता, धर्म और जात का इस्तेमाल खुद नहीं किया होता, तो शायद वो धीरे धीरे टूट गई होती। लेकिन दुर्भाग्य से सारे दलों ने, सारे नेताओं ने उसी का इस्तेमाल किया। कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसने किसी भी चुनाव क्षेत्र में यह देख के टिकट न दिया हो उस क्षेत्र में उस जात के कितने वोट हैं। तो जब सारे नेता, सारे दल यही करेंगे तो फिर उससे आप इनकार नहीं कर सकते, वो तो अपनी जगह चलेगा। और जातियां भी, जब नेता उसको सामने परोसेगा तो जातियां भी अपने आदमी को देख करके ही वोट करती हैं कि उसके किस आदमी को कहां टिकट मिला है। और ये एक अपनी जगह सच्चाई है। जफर इस्लाम का उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है, सब एक बराबर है। ठीक है जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आपकी बात पर। जफर इस्लाम, देखिए, जो पार्टियां सालों साल तक राज की है, वो राज इसलिए कर पाई हैं कि उन्होंने समाज को तोड़ के राजनीति की है। ये तो आपको ही पता है। आज अगर उत्तर प्रदेश का मिसाल ले तो आप देखिए, चाहे बसपा हो या सपा हो, दोनों की राजनीति किस तरह की है। कोई एम-वाई कॉम्बिनेशन, कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ढूंढता है। कांग्रेस की पार्टी का देख ले, इतिहास उठा के देख ले कि वो सारे कॉम्बिनेशन जो ऐसे होते हैं जिसमें चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, उसको ही लेके वो राज करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा कहा? हमारा तो स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए प्रयास। अब इसमें उंगली उठाने की आप इसलिए जरूरत महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात पे सच्चाई है। अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है तो कुछ छोड़ा, चलो कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म कर देते हैं। चलिए आइए क्रिटिसिज्म कीजिए। जफर इस्लाम साहब, आपका पेट में जफर इस्लाम साहब, आपके मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप तो आप राजनीतिक आप विशेषज्ञ है, तो आप अगर एनालिस्ट है तो एनालिस्ट को तो ये पता ही होगा भाई, सारे एनालिसिस तो करते वक्त कि भाई हमने इतिहास देखा है, कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए एनालिसिस कर रहा हूं और समाजवादी पार्टी एनालिसिस कर रहा हूं। आपके भारतीय जनता पार्टी के एक महामंत्री हुआ करते थे, जो बाद में अटल जी से नाराजगी में बाहर कर दिए गए बेचारे। उन्होंने ही जातिवाद का एक वो शुरू किया था कि जो बहुत अति दलित, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको अगर जोड़ लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी में मजबूत हो जाएगी। और तमाम वो छोटी छोटी जातियां, उन्होंने उससे एक फार्मूला बनाया था और बीजेपी ने उस पर काम किया था, आरएसएस ने उस पर काम किया, और वही आज आपका आधार है। उसी आधार के कारण भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। ये एक निष्पक्ष विवेचन है। लेकिन आप भी बहुत पढ़े लिखे इंसान है, हम सब पढ़े लिखे इंसान है, दूसरे साथी भी मुझे लगता है शायद प्रोफेसर है। हम सब लोगों को एकजुट होकर एक राय होकर बात बनानी चाहिए कि सभी दलों में ये जो बुराई है जातिवाद की और धर्मांधता की, इसके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो सके
और इनके आधार पर जब फैसले होने लगते हैं तो क्वालिटी नहीं आ पाती है और जो मूल मुद्दे हैं वो पीछे हो जाते हैं और ये मुद्दे आगे हो जाते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है डॉक्टर सीपी राय, आप रहिए हमारे साथ। प्रोफेसर बद्री नारायण, क्योंकि अब चुनाव पूर्वी यूपी की तरफ बढ़ रहा है और वहां पर आप जातिगत समीकरणों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो क्या यही एक वजह और इसे ऐसे समझा जाए कि अब अगला जो चरण है या फिर आने वाले जो चरण है वो यहां पर ये मुद्दा जाति मुद्दा बहुत ज्यादा हावी रहने वाला है? देखिए श्रीन, जाति मुद्दा तो हर जगह हावी रहा है। ऊपर से जब आप किसी भी मतदाता से बात करिए, हम लोग गाँव में घूमते हैं, चुनाव का अध्ययन कर रहे हैं, तो पहले तो वो महंगाई, बेरोजगारी, बहुत तरह की बातें करता है, लेकिन उसके बाद वो जाति पर आ जाता है। यानी आप थोड़ा देर अगर उसके साथ बात करिए रुक के, तो वो जाति की बात करने लगता है। और तब जो कोर वोटर हैं राजनीतिक दलों के, वो दो बात कहते हैं। एक बात तो वो ये कहते हैं कि देखिए हम और किसको वोट दें, हम तो अपनी जाति को सब वोट दे रहे हैं तो हम अपनी जाति को वोट देंगे। दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर हम किसी और को वोट भी देंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए हम तो अपनी ही जाति की पार्टी को वोट देंगे। तो एक तो ये है। दूसरी ये है कि जनतंत्र की राजनीति ने, चुनावी राजनीति ने जातिवाद को बढ़ाया है इस देश में, ये हमें मानना होगा। और आप अगर देखें कि जो छोटी छोटी जातियां हैं उनमें उस तरह का कास्ट पोलराइजेशन नहीं है। वहां पर बेनिफिशियरी का इशू है, गरीब का इशू, आज प्रधानमंत्री ने गरीब के इशू पर बहुत बात की, वो सारे हैं। लेकिन जो बड़ी जातियां हैं, जो आधार वोट हैं ये राजनीतिक दलों के, वो बहुत सॉलिडली इस बार बहुत एग्रेसिवली उनमें मोबिलाइजेशन है और वो जाति के आधार पर है। और वो इस फेज में शायद और बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले भी था, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाति और धर्म दोनों के पोलराइजेशन अपनी तरह से दिखाई पड़े हैं। भले ही हम वो चर्चा करें या ना करें, किसान के आवरण में उसको देखें, लेकिन जाट आइडेंटिटी का आप जानती ही हैं मामला, जाटो आइडेंटिटी का मामला जानती हैं। लेकिन इस क्षेत्र में तो और ज्यादा जाति के इशू इंपॉर्टेंट होकर के आएंगे, उभरेंगे और हमारी चुनावी मोबिलाइजेशन को, गोलबंदी को प्रभावित करेंगे। तो शुरू मुझे तो लगता है कि जाति को लगातार हम हर 5 साल में और जब भी पंचायत का चुनाव करते हैं, हम उसको पानी देते जाते हैं जाति के जड़ में, ताकि वो और मजबूत होता जाए और पावरफुल होता जाए, क्योंकि उसी से हमारी राजनीति चलनी है। एक बात और होता है शिरीन, कि जो लोग इस जाति के आइडेंटिटी के आवरण में बंध जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इस प्रोसेस में उन जातियों का एक अभिजात्य बन जाता है और वो सारी सुविधाओं का खुद ही दोहन करने लगता है और अपनी ही जाति के लोगों के पास उसको नहीं पहुंचने देता है, जिसको हम कैपिलरी होल कहते हैं। कैपिलरी होल क्रिएट होता है, लेकिन ये जनता शायद उस तरह से समझती नहीं या समझना नहीं चाहती है, क्योंकि उसमें एक खास तरह का बोध है कि हमारी पार्टी जाति की सरकार बन जाएगी तो हमें शेयर मिल जाएगा पावर का, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। वो बेस वोट सोचती है कि हमारी ही जाति का सरकार है ये, और इसी का फायदा राजनीतिक दल भी उठाते हैं। जफर इस्लाम, जो बात यहां पर प्रोफेसर बद्री नारायण ने कही कि माइंडसेट को खाद पानी देने का काम कौन करता है, वोटर्स की इस जो मानसिकता है कि हम अपनी जाति वाले को वोट देंगे तो हमें फायदा होगा, इसको खाद पानी देने का काम तो राजनीतिक दल ही करते हैं ना, आप जैसे। देखिए शिरीन जी, ऐसा है, राजनीतिक दल करते होंगे जरूर, मैं इस पर कोई दो राय नहीं है। तभी तो मैंने कहा कि वैसे राजनीतिक दल जो 50 साल से हैं उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, जिन्होंने वाकई इस देश में सत्ता में रहे और सत्ता में राज की है। आप देखिए 1990 से पहले कुछ और समीकरण था, 1990 के बाद मंडल कमीशन के जब आंदोलन के बाद समीकरण बदल गया, तब ऐसे लोग पैदा हुए जैसे मुलायम सिंह यादव जी, जैसे लालू यादव जी, इस तरह के लोग पैदा हुए जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाई जाति पाति के नाम पे। उन्होंने कभी विकास का नारा नहीं दिया, ना तो उन्होंने पूरे समाज का नारा दिया। उन्होंने वो हुनकार दिया सिर्फ अपने समाज के बारे में, अपने कम्युनिटी के बारे में, अपने जाति के बारे में, और कुछ समीकरण ऐसा बैठाया जो पिछड़ा वर्ग था, चाहे गरीब वर्ग था, चाहे मुस्लिम समाज जो गरीब वर्ग था, उनको साथ लेके उन्होंने राजनीति की। अब देखिए जागरूक हो गया है पूरा समाज। अब समाज में धीरे धीरे ये बात आती रही, कह रहे हैं कि ऐसी सरकारें नहीं चाहिए जो सिर्फ अपने परिवार के लिए और सिर्फ अपने समाज के लिए काम करे। ऐसी सरकारें चाहिए जो पूरे समाज के लिए काम करे और बिना भेदभाव के काम करे। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। देखिए, समय लगेगा, मैं खुद मुस्लिम हूं और मैं जानता हूं कि इसमें समय लगेगा। मुस्लिम समाज धीरे धीरे बीजेपी की तरफ आएगा, इसलिए कि आज इतनी दूसरी पार्टियां जिस तरह से बताती हैं, बीजेपी को पोर्ट्रे करती हैं, वो कि मुस्लिम समाज के हम खिलाफ है। लेकिन नहीं, आप हमारे जितने भी वेलफेयर स्कीम को उठा के देखिए, वेलफेयर स्कीम हमने कभी कोई भेदभाव ही नहीं किया। हमने हर वेलफेयर स्कीम में
जिसमें जो फहरिस्त में नाम है उस फहरिस्त में नाम है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, ओबीसी हो, कोई इसका मतलब तो ये हुआ ना सैयद जफर इस्लाम कि आप लोग उस फर्क को, उस वोटर को समझाने में विफल रहे। इसका मतलब तो ये हुआ ना, आप कह रहे हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, लेकिन लोगों को आप खुद कह रहे हैं कि मैं खुद एक मुस्लिम समाज से आता हूं, लेकिन लोग नहीं समझते। तो ये तो विफलता आपकी हुई कि आप उन लोगों को नहीं समझा पा रहे। देखिए, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, मानता हूं कि इसमें समय लगेगा। जब गहराइयां बहुत बढ़ जाती हैं ना, तो वो, और गहराइयां कौन करता है? अभी दोनों एनालिस्ट कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टी, आप भी कह रही थी। तो मंडल कमीशन के बाद देखिए कि समाज को और टुकड़ों, पहले दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, ऐसा पहले समाज बटा था और अदर्स ऐसे आते थे। आप अगर 90 के दशक से पहले के अगर देखें एनालिसिस, उस वक्त के पेपर में देखिए, उस वक्त के एनालिसिस देखिए, तो आपको ये लगेगा। उसके 90 के दशक के बाद आपको मुलायम सिंह यादव जैसे और बाकी नेता जो है, लालू यादव जैसे दबंगई करके समाज को तोड़ के, डरा के, समाज में हिंसा फैला के, सर उसके वो दौर बहुत पीछे छूट गया। हम तो आज की बात कर रहे हैं, हम तो योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, मैं तो सैयद जफर इस्लाम की बात कर रही हूँ। ठीक है डॉक्टर सीपी राय, आप क्योंकि आप कह रहे हैं कि इन गहराइयों को पाटने में 10 सेकंड, ठीक है चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। बस 10 सेकंड कह रहा हूँ, सिर्फ एक कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश है, और हमारे इसलिए हमने स्लोगन भी दिया, हमारी कोशिश भी है। और हम इस चीज को देखते हैं कि अगर पहले के जमाने के आप वेलफेयर स्कीम का बंटवारा देखिए, तो पहले तो अधिकारी वही लोग, बाबू लोग खा जाते थे, मिलता ही नहीं था। लेकिन जो मिलता था उसमें भी इतना जो है स्क्यूड रहता है, एक खास समाज को एक खास इसको देने की कोशिश होती थी, जिसको लुभाना है। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। जिसका नाम है दया, जैसे मुरादाबाद जैसे एक जगह, एक छोटी सी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो मैं वहां अक्सर जाता हूँ। मैं जब डीएम से रिपोर्ट मांगता हूँ कि भाई इसमें जो तकसीम किया है आपने, बांटा है, वो कैसे बांटा है आपने, तो उसका फहरिस्त मिलता है कि मुस्लिम समाज को मिनिमम 35% और मैक्सिमम 65% किसी भी वेलफेयर स्कीम का फायदा हुआ है। हालांकि सब आबादी तो नहीं होती, और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए तो 19% अभी आबादी आप दिखा रहे थे, लेकिन किसी भी वेलफेयर स्कीम में 26% से आप कम दिखा दीजिए, चाहे वो कोई भी स्कीम उठा के देख लीजिए। तो जाहिर है जिसमें मुस्लिम समाज का आदमी को जो चीज नहीं मैसर है, मैं वही कह रही थी ना सैयद जफर इस्लाम कि आप उस फर्क को पाटने में तो आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है ना, लेकिन कहाँ है वो भूमिका? ठीक है प्रोफेसर बद्री नारायण कुछ ऐड करना चाहेगा? प्रोफेसर बद्री नारायण, फिर मैं सीपी राय ये कहना चाहता हूँ शिरीन की ये जो बातें चल रही हैं उसमें ये ठीक है कि बीजेपी ने पिछले दिनों अपने सरकार में 14 के बाद से ही जाति और धर्म के साथ ही एक नई अस्मिता क्रिएट की है, और वो है लाभार्थी अस्मिता, जिसको लाभार्थी चेतना कहते हैं, और उसको कॉन्शियसली उसने इवॉल्व किया है। लेकिन पता है इस चुनाव में वो काम कहाँ कर रहा है? वो कर रहा है छोटी छोटी जातियों में, बड़ी जातियों में नहीं कर रहा है। गरीबों की ही बड़ी जाति, जैसे मान लीजिए जाटो है जो बेस वोट है बीएसपी का, वो एकदम कमिटेड है कि भाई ठीक है कि 5 किलो हमें मिल रहा है, लेकिन हम वोट तो बीएसपी को देंगे। यादव है, वो कह रहा है भाई हमें जो भी मिल रहा है, हमें जो सुविधाएं मिल रही है राज्य से, लेकिन वोट तो हम समाजवादी पार्टी को ही देंगे। तो वहां पर ये काम नहीं कर रहा है, वो कर रहा है छोटी छोटी जातियों में जिनका कोई अभी पॉलिटिक्स इमर्ज नहीं की है, जिनकी अपने पॉलिटिकल लीडर्स नहीं हुए हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं हुई है। निषादों का सारा वोट इस आधार पर बीजेपी की तरफ जाएगा, बड़ा वोट, क्योंकि वो राष्ट्रीय निषाद पार्टी के साथ है। एक बड़ा वोट, मैं सारा वोट नहीं कह रहा हूँ। सिमिलरली राजभर का वोट, राजभर नाम की जाति की अपनी एक पार्टी है, उसके कारण जाएगा। यानी जातियों ने अपनी पार्टी भी बना ली है, लेकिन बहुत सारी दलित जातियां, छोटी छोटी जातियां, उत्तर प्रदेश में 66 दलित जातियां हैं शिरीन, जिसमें सिर्फ 5-6 को ही हम लोग जानते हैं, उनको विजिबिलिटी है। अभी बहुतों की अपनी राजनीति नहीं विकसित हुई है। तो वो लाभार्थी चेतना के तहत बीजेपी के इन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, या उनको उनका लाभ मिल सकता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है डॉक्टर सीपी राय, सैयद जफर इस्लाम कह रहे थे कि गहराइयों को पाटने की तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक दल जिनकी रोटियां ही इस पर सिकती हैं, इन्हीं मुद्दों पर, वो कैसे कोशिश करेंगे? वो तो चाहेंगे कि इस तरह की जो बातें हैं, जो जातिगत आधारित बातें होती हैं, मुद्दे होती हैं, वो और ज्यादा फैले, और ज्यादा पसरें। शिरीन, पहले तो आपको बहुत बधाई। आज एक बहुत सार्थक और बहुत अच्छी डिबेट आप कर रही है। बद्री नारायण जैसे विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात, जफर इस्लाम भी उनका अपना पार्टी लाइन है, वो भी कह रहे हैं, लेकिन अच्छी बातें कर रहे हैं। देखिए, अभी बद्री नारायण जी कुछ पुरानी सरकारों पर जिक्र कर रहे थे, वो संक्षेप में बात करूंगा कम शब्दों में।
कांग्रेस की सरकार, लोग कहते हैं कि कांग्रेस दलित, मुसलमान और ब्राह्मण का गठजोड़ था, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। ये कहा जाता है मोटे मोटे तौर पे बना हुआ है कि इन तीन के वोट से कांग्रेस पार्टी उतनी सीटें लगातार नहीं ला सकती, उसको सारे लोग वोट देते थे सब। लेकिन क्या इस देश की जातिवाद में एक विशेषता भी है कि जब जब कोई जाति बहुत अतिवादी होती है या वो जुल्म करना शुरू करती है या वो केवल उस जाति ही हावी हो जाती है, तो बाकी जातियां उसको बाहर कर देती हैं। और जफर इस्लाम साहब, ये पुराना इतिहास है, कांग्रेस सरकार में भी हुआ, जब लगातार कई ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो गए तो बाकी लोग उसके खिलाफ एक हो गए। जब ठाकुर मुख्यमंत्री होता है तो बाकी लोग उसके खिलाफ एक हो जाते हैं। जब यादव मुख्यमंत्री होता है तो बाकी लोग उसके खिलाफ एक हो जाते हैं, अगर उससे गलतियां होती हैं तो। और ये जातिवाद की एक विशेषता भी है। ये जातिवाद सभी ने किया है, नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह। लेकिन जो आप अभी दूसरी बात कह रहे थे, उत्तर प्रदेश के 403 की विधानसभा में एक भी मुसलमान को आप टिकट नहीं दे पाए, एक भी ईसाई को आप टिकट नहीं दे पाए, एक भी सिख को आप टिकट नहीं दे पाए। अगर आबादी के अनुसार 5% भी दे दिया होता तो ये कहना ठीक था कि हम उनको। और जो आपने 89 की बात की, मंडल आयोग के आंदोलन के बाद हम लोगों ने उस आंदोलन का बुरा दौर देखा है, दोनों आंदोलन का, मंदिर आंदोलन का भी और मंडल आंदोलन का भी। मंडल आंदोलन में भी बच्चे जले, और उसके पीछे कौन था, मैं राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूँ कि मंडल आंदोलन के खिलाफ कौन लोग थे और किन लोगों की वजह से बच्चे जले और किस संगठन के लोग थे, उसका जिक्र आज नहीं करना चाहूंगा। और मंदिर आंदोलन में भी लाखों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई, उसके बाद भी एक नई तरह की राजनीति शुरू हुई, धार्मिक उन्माद और धार्मिक विभाजन। मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की मेरे पास कमी है डॉक्टर सीपी राय, इसलिए माफी के साथ आपको मुझे रोकना पड़ेगा। आप सभी खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।